में। अभी हम शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है, ज्यादा हम समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर आएंगे। आज हमें टॉपिक पढ़ना है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। देखिए, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता जिसे हम स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं, उसकी परिभाषा हमने दी थी। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम भाग के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन के परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम भाग के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन के परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा हमने पढ़ ली, लेकिन जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालते समय हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वो अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है उसका मान घटने लगता है और 37.5 डिग्री, लगभग 37 डिग्री के आसपास ये न्यूनतम हो जाती है और उसके बाद में वापस से बढ़ने लगती है। यानी जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता ताप के साथ साथ परिवर्तित होती है। इसलिए जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक डिग्री या 1 केल्विन का परिवर्तन जो कहा गया है, 1 केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का परिवर्तन जो कहा गया है, ये परिवर्तन एक विशिष्ट भाग में लिया जाना होता है। विशिष्ट भाग में लिए जाने का मतलब यह है कि 1 डिग्री का परिवर्तन हम चाहें तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, 1 डिग्री का 1 केल्विन का परिवर्तन लेते समय आप 16 डिग्री से 17 डिग्री कर सकते हो, 18 डिग्री से 19 डिग्री कर सकते हो, 20 से 21 डिग्री कर सकते हो, 25 से 26 डिग्री कर सकते हो। लेकिन जल के लिए इस भाग को कांस्टेंट किया गया है कि आपको 1 डिग्री का परिवर्तन कौन से दो ताप के मध्य लेना है। तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित करने के लिए के 1 ग्राम के 1 ग्राम में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हम 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं। और जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम, 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन के बराबर होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अगर हमें निकालनी हो तो जो हम पहले कह रहे थे जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए कि किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोग्राम ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का परिवर्तन। तो ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का परिवर्तन है इसको हमने निश्चित सीमाओं में बांध दिया। और अब हम ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन तो होना चाहिए, 1 केल्विन का परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि इस तापांतर के दौरान जल का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल बिहेव करता है। इस वजह से तापांतर लिया गया, एक विशिष्ट तापांतर यहां पर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि इस तापांतर के मध्य जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो मान है वो हमें बिल्कुल वैसे प्राप्त होता है जैसे एक शुद्ध जल के लिए हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अब अगर मैं जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा देना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि जल के ताप में या जल के 1 किलोग्राम ताप में जल के 1 किलोग्राम के ताप में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुने उसके बाद में बोले और माइक ऑफ करें अपना। जल के 1 किलोग्राम भाग के ताप में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसका मान 4186 जूल प्रति किलोग्राम
प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि जल का जो ताप है वो 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए, कितने भाग का? 1 किलोग्राम का, तो उसके लिए आपको 4186 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मान कैलोरी में भी ज्ञात किया जा सकता है, इसका मान कैलोरी में भी ज्ञात किया जा सकता है। और 4186 जूल प्रति किलोग्राम का जो मान है, यदि इस मान को प्रति ग्राम के लिए निकाला जाए तो ये मान हमारे पास में 4.186 जूल प्रति ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो मान है हमारे पास में लगभग 4.2, ठीक है, 4.18 से को कन्वर्ट करोगे तो लगभग 4.2 जूल प्रति ग्राम। और ये जो 4.2 जूल प्रति ग्राम हमारे पास मान प्राप्त हो रहा है, इसको हम कहते हैं एक कैलोरी। तो एक कैलोरी की परिभाषा अगर हम देना चाहें, एक कैलोरी और 4 अगर हम कह रहे हैं कि एक कैलोरी, ठीक है, प्रति ग्राम, एक कैलोरी प्रति ग्राम, या इसकी बजाय हम ये कहें कि 4.186 जूल प्रति ग्राम, यानी कि 4.186 जूल एक कैलोरी के बराबर है। 4.86 जूल जो है वो कितने कैलोरी के बराबर है? एक कैलोरी के बराबर है। या हम ये कहें कि अगर इसका मान हम प्रति ग्राम के लिए निकालना चाहें तो जो ऊष्मा का मान हमारे पास में आएगा, जो भी ऊष्मा का मान जूल में आएगा वो एक कैलोरी के बराबर होगा। तो एक कैलोरी प्रति ग्राम और 4186, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक कैलोरी प्रति ग्राम और 4186 जूल प्रति किलोग्राम, ये दोनों एक ही बात है। 4186 जूल प्रति किलोग्राम और एक कैलोरी प्रति ग्राम, ये दोनों एक ही बात है। अब देखो, मैं यहां पर इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता को कैलोरी में क्यों नहीं नाप रहा हूं? कैलोरी में मैं इसलिए नहीं नाप रहा हूं क्योंकि कैलोरी में ऊष्मा को नापा जाता है, जबकि विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है वो जूल या कैलोरी नहीं हो सकता है। ऊष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है, जबकि विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है वो या तो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये विशिष्ट ऊष्माधारिता के मात्रक है। जो कैलोरी है वो किसका मात्रक है? वो ऊष्मा का मात्रक है। तो कैलोरी का मान कितना होता है ये बताने के लिए यहां पर एक और परिभाषा ली गई है कि एक कैलोरी अगर आप नापना चाहो, डायरेक्ट जूल में नहीं नाप करके डायरेक्ट नापना चाहो, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप 1 ग्राम जल लो और उस 1 ग्राम जल के ताप में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का परिवर्तन करो, तो इसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो ऊष्मा 1 कैलोरी के बराबर होती है। जल के ताप में, जल के 1 ग्राम भाग के ताप में 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। ये 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होती है। लेकिन ये जो कैलोरी है ये विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं है, ये ऊष्मा है। आप कंफ्यूज मत रहना, आप ये मत सोच लेना कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो 1 कैलोरी होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी नहीं होती है, क्योंकि कैलोरी केवल ऊष्मा का मात्रक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक नहीं है। विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है वो ऊष्मा का जो भी मात्रक होता है उस मात्रक में किलोग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड का भाग देने पर प्राप्त होता है। किलोग्राम यानी द्रव्यमान का मात्रक और तापमान के मात्रक का भाग देने से प्राप्त होता है। तो ये जो परिभाषा हमें यहां दी गई है विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा नहीं है, ये 1 कैलोरी की परिभाषा। परीक्षा में आता है कि 1 कैलोरी किसे कहते हैं, तब आप ये लिखेंगे कि जल के 1 ग्राम भाग, ध्यान से सुनिएगा, जल के 1 ग्राम भाग के ताप में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तन करने के लिए
आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। लेकिन अगर आता है जल की विशिष्ट उष्माधारिता किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है, जल की विशिष्ट उष्माधारिता आता है तो आप लिखेंगे जल के 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ताप में 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम जल की विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। और इसका मान 4186 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन होता है। प्रति केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसे कैलोरी में लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं इसे कैलोरी में लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, कैलोरी के साथ में ग्राम में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 कैलोरी बटा 1 ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपसे मात्रक पूछते हैं, कैलोरी में विशिष्ट उष्माधारिता का मान पूछते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अगर आप लिख रहे हो कि विशिष्ट उष्माधारिता का मान 1 किलो कैलोरी है, तो समझ लीजिए कि आपने 1 किलोग्राम के लिए निकाला है। और अगर आप कह रहे हो कि 1 कैलोरी है, तो समझ लीजिए कि आपने 1 ग्राम के लिए निकाला है। तो ये जो किलो कैलोरी और कैलोरी है, ये विशिष्ट उष्माधारिता की मात्रकों में इंक्लूड किए जा सकते हैं, यानी जूल की जगह पर इनको भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन ये परिभाषा जो दी गई है, ये जल की विशिष्ट उष्माधारिता की परिभाषा नहीं है। ये फिर से बोल रहा हूं मैं, ये जल की विशिष्ट उष्माधारिता की परिभाषा नहीं है। ये सिर्फ 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है उसको बताता है। विशिष्ट उष्माधारिता की परिभाषा वही है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, 1 किलोग्राम पदार्थ के ताप में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। अब देखो दो तरह के प्रश्न तो हो गए इसमें। एक तो ये हो गया कि 1 कैलोरी की परिभाषा, दूसरा हो गया जल की विशिष्ट उष्माधारिता की परिभाषा। तीसरा प्रश्न जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि जल की विशिष्ट उष्माधारिता कैलोरी में ज्ञात कीजिए। तब हम कहेंगे 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन। ये जो डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी जगह केल्विन भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं कैलोरी और किलो कैलोरी में विशिष्ट उष्माधारिता को व्यक्त करने का तरीका है। अगर आपको मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जल की विशिष्ट उष्माधारिता जूल में व्यक्त कीजिए, तो आप लिखेंगे 4186 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, या इसकी जगह लिख सकते हैं 4.186 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारी क्या आदत होती है, हमारी आदत होती है बच्चों, केवल हम अंकों पर ध्यान देते हैं, है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4186 जूल, हमसे कोई पूछे कि जल की विशिष्ट उष्माधारिता कितनी है, तो हम कह देते 4186 जूल। 4186 जूल इसकी विशिष्ट उष्माधारिता नहीं है, 1 किलोग्राम जल की उष्माधारिता है। 4186 जूल जो है वो 1 किलोग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड के परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा है। लेकिन जब हम विशिष्ट उष्माधारिता लिखेंगे तो साथ में आपको किलोग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन भी लिखना पड़ेगा। ये राशि 4.186 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है। यही राशि 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है, और यही राशि 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है। तो इन सब में से कोई भी चीज लिखी हुई आ रही है तो केवल आप अंक पर ध्यान नहीं दें, उसके साथ के मात्रक पर भी ध्यान दें। यानी ये जो चारों मान है, ये चारों के चारों विशिष्ट उष्माधारिता के मान है। अब सबके साथ में मात्रक जो है वो अलग अलग है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा भाई कहीं पर तो जल की विशिष्ट उष्माधारिता का मान 4186 काम में लिया गया है और कहीं पर जो है 4.186 लिया गया है और कहीं पर 1 लिया गया है। जब 4186 हम काम में लेंगे तो उसके साथ में हम मात्रक लगाएंगे जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। जब 4.186 हम काम में लेंगे तो मात्रक लगाएंगे जूल और नीचे लगाएंगे ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन। जब हम एक काम में लेंगे तो हम 2 मात्रक काम में ले सकते हैं, एक तो किलो कैलोरी
किलो कैलोरी लिखेंगे तो नीचे किलोग्राम लिखेंगे और डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, और जब हम किलो कैलोरी की जगह कैलोरी लिखेंगे तो हम किलोग्राम की जगह यहां पर नीचे क्या लिख देंगे, ग्राम लेंगे। तो केवल संख्यात्मक मान पर मत जाइए, संख्यात्मक मान के साथ में मात्रक क्या लगाया जा रहा है वो उस पर भी। अब देखो इसका एक उदाहरण भी मैं ले रहा हूं आपसे, अगर मैं पूछूं कि मेरे पास में ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु और ये एक बिंदु है, ये बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और बिंदु सी जो है इनके बिल्कुल बीच में है, तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप में से कोई कहेगा 1 मीटर होगी, कोई कहेगा 100 सेंटीमीटर होगी, कोई कहेगा कि 1000 मिलीमीटर होगी। तो क्या ये तीनों अलग अलग चीज हैं? हम कहेंगे नहीं, तीनों एक ही चीज है, पर संख्यात्मक मान जो है वो तीनों के अलग अलग है। तो केवल संख्यात्मक मान पर नहीं जाएं, आप उसके साथ में जो लिखा हुआ मात्रक है उसको उस पर भी ध्यान दें। अब जल की जो विशिष्ट उष्माधारिता है या जल की उष्माधारिता है उसकी एक खास बात हम पहले ही देख चुके हैं कि ये सबसे ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ जल की विशिष्ट उष्माधारिता का मान जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में इसकी विशिष्ट उष्माधारिता जो है वो घटती है और 37 डिग्री पर इसका मान न्यूनतम हो जाता है और इसके बाद में वापस से ये बढ़ने लग जाती है। जल की विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होने का एक फायदा यह भी है कि जल धीमी गति से गर्म होता है और धीमी गति से ही ठंडा होता है, यानी जल को गर्म होने में भी ज्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। अब चूंकि जल का उबाल बिंदु लेट आएगा तो उतने समय तक जल में रखी हुई चीज भी उसके साथ साथ गर्म होगी, और जल की विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होने के कारण जल जो है वो उष्मा का एक छोटा भाग ही किसी दूसरी वस्तु को ट्रांसफर कर पाता। अब जैसे मान लीजिए जल है और इस जल के अंदर मैंने एक आलू रख दिया उबालने के लिए, तो जल क्या करेगा, इसकी इस उष्मा का एक न्यून भाग यानी कम भाग ही इस आलू को ट्रांसफर करेगा, जिससे ये जो उष्मा है वो आलू के भीतरी भाग तक पहुंच पाएगी रंध्रों के द्वारा। लेकिन इस आलू को अगर मैं तेल में फ्राई करूं तो तेल की वजह से क्या होगा, इस आलू का बाहरी आवरण जल्दी सिक जाएगा और इसके जो रंध्र है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिस वजह से हो सकता है अंदर से आलू कच्चा ही रह जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेकने के लिए तेल का उपयोग काम में लिया, जल्दी सेकने के लिए तेल का उपयोग काम में लिया जाता है, ज्यादा सेकने के लिए तेल का उपयोग काम में लिया जाता है, और अंदर तक सिकाई करने के लिए जल का उपयोग काम में लिया जाता है। इसलिए सब्जियों को उबालने और पकाने के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक खास बात यह है। एक और चीज है कि जब किसी चीज की सिकाई की जाती है तो उसके लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि गर्म जल को किसी जो कपड़ा होता है जिसमें से या ये बाहर नहीं निकल सके उसके अंदर भर के और उस गर्म जल की जो थैली होती है उससे इस व्यक्ति की सिकाई की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि जो भाग सिकुड़ रहा है या जिस भाग में दर्द है वो दर्द थोड़ा सा कम होने लग जाता है, और भी इसके कारण है। तो जल का जो उपयोग है वो इसलिए भी किया जा सकता है। जल की उत्सर्जन क्षमता और जो अवशोषण क्षमता होती है वो बहुत धीमी गति से परिवर्तित होती है, यानी कि जल विकिरणों का या हम कहे ताप का जो उत्सर्जन करता है वो भी धीमी गति से करता है और अवशोषण करता है वो भी धीमी गति से करता है। तो जल का जो ताप है वो लंबे समय तक नियत बना रह सकता है। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम चले तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें ऊष्मागतिक अवस्था समीकरण की जरूरत होती है। ऊष्मागतिक अवस्था समीकरण और गैस समीकरण ये दोनों अलग अलग चीज है। गैस समीकरण गैस के दाब, आयतन और ताप के मध्य संबंध को बताता है, जबकि ऊष्मागतिक अवस्था समीकरण जो है वो गैस से या किसी भी पदार्थ से जुड़ी हुई जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अब कोई भी ऊष्मागतिक वस्तु जो है, जो वस्तु ऊष्मा पर रिएक्ट कर रही है वो गैस हो ये जरूरी तो नहीं है, यानी पीवी बराबर म्यू आर टी हम द्रव के लिए काम में नहीं ले सकते, हम ठोस के लिए काम में नहीं ले सकते। दूसरी बात, पीवी बराबर म्यू आर टी ये जो गैस समीकरण है ये आदर्श गैसों के लिए ही काम में लिया जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ के लिए ऊष्मागतिक अवस्था समीकरण वो समीकरण होता है जिस समीकरण के द्वारा उसके ऊष्मागतिक चरों के मध्य संबंध बताया जा सके। और दाब, आयतन और ताप के अलावा और भी ऐसे चर हैं
जो किसी पदार्थ की उष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे आंतरिक ऊर्जा, ये भी एक इसका उष्मागतिक चर है। एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये भी उष्मागतिक चरों के अंतर्गत आते हैं। डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये भी उष्मागतिक चर के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो चर हैं, ये दो तरह के, ये जो उष्मागतिक अवस्था समीकरण है इसकी जरूरत हमें क्यों है? तो उष्मागतिक अवस्था समीकरण की जरूरत हमें इसलिए होती है कि जब भी किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है या उष्मा ली जाती है, तो पदार्थ के जो उष्मागतिक चर हैं उनमें परिवर्तन होता है। जैसे दाब में परिवर्तन हो सकता है, आयतन में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, घनत्व में परिवर्तन हो सकता है उस पदार्थ के लिए, उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन हो सकता है, उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को कहा जाता है उष्मागतिक प्रक्रम या उष्मागतिक अवस्था परिवर्तन प्रक्रम। ये प्रक्रम अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन दो तरह के प्रक्रम ज्यादातर हम पढ़ते हैं, इसे दो भागों में ज्यादातर बांटा जाता है। एक होता है स्थैतिक कल्प प्रक्रम और एक होता है गतिक कल्प प्रक्रम। स्थैतिक कल्प प्रक्रम और गतिक कल्प प्रक्रम में सामान्य सा छोटा सा अंतर है। ऐसा अवस्था परिवर्तन जिसमें अवस्था परिवर्तन में मान लीजिए कि हमें ताप का मान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है। यदि हम इस ताप में परिवर्तन को अत्यंत धीमी गति से संपादित करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये परिवर्तन हो गया। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत धीमी गति से अगर ये परिवर्तन होगा तो एक छोटे समय के लिए हम ये मान सकते हैं कि ताप में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं आयतन में परिवर्तन कर रहा हूं और वो भी अगर धीमी गति से किया जाए तो एक छोटे समय के लिए माना जा सकता है कि आयतन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जैसे एक गुब्बारे को धूप में रख दो, तो धूप में रखने पर क्या होगा? गुब्बारे का प्रसार होगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो तार हैं वो ढीले हो जाते हैं, तार ढीले हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रसार होता है। लेकिन क्या वो प्रसार आपको दिखाई देता है? आपके बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ये सारी प्रक्रियाएं इतनी धीमी गति से हो रही है। हालांकि इनको उष्मागतिक प्रक्रम नहीं कह रहे हैं, पर हम एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी गति से हो रही है कि आपको नाखून बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, आपको बाल बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन चूंकि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, इस वजह से आप पुराने दिनों में अपने बालों की स्थिति और नाखूनों की स्थिति को इमेजिन करके पता लगा पाते हो कि जो आपकी नाखून है उनमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। आपके चेहरे में, आपकी त्वचा में, आपकी लंबाई में, आपके शारीरिक आकार में भी परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा है, इसलिए आपको वो परिवर्तन नजर नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप बड़े होते जा रहे हैं, कब आप बच्चे से किशोर अवस्था में चले जाएंगे, किशोर अवस्था से वृद्ध अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा है। लेकिन आप जब अपनी पुरानी फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं पहले से बड़ा हो गया हूं, मैं आप अपने आप में महसूस करेंगे उस चीज को। इसी प्रकार से जब कोई भी प्रक्रम बहुत धीमी गति से होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रक्रम जो है वो स्थैतिक है, यानी चेंजेस हो ही नहीं रहे, एक तरीके से महसूस नहीं हो रहे। कल्प का मतलब होता है परिवर्तन, तो स्थैतिक कल्प का मतलब क्या हो गया? ऐसा परिवर्तन जो बहुत धीमी गति से हो और ऐसा दिखाई दे कि ये परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, उसे हम कहते हैं स्थैतिक कल्प प्रक्रम। दूसरा प्रक्रम मैंने कहा गतिक कल्प प्रक्रम है। गतिक कल्प प्रक्रम वो प्रक्रम है जिसमें परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई पड़ता है, महसूस होता है, उसे हम कहते हैं गतिक कल्प प्रक्रम। स्थैतिक कल्प प्रक्रम की खास बात यह है कि इससे पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसमें जो परिवर्तन होता है वो बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए संतुलन की अवस्था बनी हुई रहती है। और जो गतिक कल्प प्रक्रम होता है उसमें संतुलन की अवस्था बने रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये जो स्थैतिक कल्प प्रक्रम है इनमें से कुछ उदाहरण लिए गए हैं। अवस्था परिवर्तन जिनको हम कहते हैं उनके कुछ उदाहरण लिए गए। तो पहला उदाहरण है समदाबीय प्रक्रम। पहला उदाहरण क्या है? समदाबीय प्रक्रम। नाम से पता चल रहा है। इन सब में हम क्या करेंगे बच्चों? इन सभी प्रक्रमों में हम गैस के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पहली बात तो हम इसमें निकाय मानेंगे गैस को। एक चीज, एक एजम्पशन तो हमारा फिक्स हो गया कि हम निकाय किसको मानेंगे? गैस को मानेंगे। दूसरी चीज हम इसमें यह देखेंगे कि जब यह प्रक्रम संपादित हो रहा है तो उस गैस के अन्य चरों में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, उस गैस के अन्य चरों में किस प्रकार से परिवर्तन होगा।
और तीसरी चीज हम इसमें ये देखेंगे कि इस प्रक्रम में जब किसी भी निकाय के अवस्था में परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन में किए गए कार्य का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। हम सब जानते हैं किसी भी गैस के लिए पीवी बराबर म्यू आर टी, ये अवस्था समीकरण होता है। ऐसा प्रक्रम जिस संपूर्ण प्रक्रम में उस निकाय का दाब नियत रहता हो उसे हम कहते हैं समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम अवस्था परिवर्तन, ऐसा अवस्था परिवर्तन जिस अवस्था परिवर्तन में जो निकाय है उसका दाब कांस्टेंट रहता हो उसे हम कहते हैं समदाबीय प्रक्रम, यानी कि एक समान दाब पर किए जाने वाला प्रक्रम। समदाबीय प्रसार, समदाबीय संपीड़न, ये सब चीजें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, ताप बढ़ाने पर दाब का मान चेंज नहीं हो तो क्या चेंजेस होंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक समीकरण आपके सामने रखी हुई है। अगर मैं ये कहूं कि यहां से P अपॉन म्यू इंटू आर बराबर T अपॉन V, मैं यहां से इस T को कहां लेके चला गया, नीचे लेके चला गया, ठीक है, नीचे लेके चला गया, सॉरी V को नीचे लेके चला गया और म्यू आर को इधर ले आया, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जो गैस है यानी निकाय है उसका ताप प्रारंभिक अवस्था में जो ताप था उसका मान था 4 केल्विन, मान लो कुछ भी ऐसे ही मान, ठीक है। और जो V है यानी आयतन है उसका मान था 2 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं इस सूत्र में ये मान रख दूं तो T अपॉन V का मान हमारे पास में क्या आएगा, 4 केल्विन अपॉन 2 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं और इसकी जगह मैं लिख देता हूं 2, ठीक है, ये मैंने हटा करके लिख दिया 2। अब मुझे बताओ कि अगर मैं किसी गैस का दाब कांस्टेंट कर दूं मीटर क्यूब और उसके आयतन में वृद्धि कर दूं या ताप में वृद्धि कर दूं तो ये जो P अपॉन म्यू आर है जिसका मान 2 आ रहा है, क्या ये अब भी 2 ही आएगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो हम चेक करते हैं कि P का मान तो बदल ही नहीं रहा है। क्या आयतन के बढ़ने से और ताप के बढ़ने से म्यू, यानी कि म्यू क्या होता है, म्यू होता है पदार्थ में मोल मात्रा, और ये किस पर निर्भर करती है, किसी भी पदार्थ में अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो क्या किसी गैस का आयतन बदल देने से, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, 2 किलोग्राम गैस भरी हुई है मान लीजिए, और उसमें मान लीजिए आपके X अणु हैं, यदि मैं इनको एक बड़े सिलेंडर में डाल दूं तो अब ये जो गैस ने छोटे सिलेंडर के बराबर जगह घेरी हुई थी, ये जब बड़े सिलेंडर में चली जाएगी तो ज्यादा जगह घेरेगी, ठीक है। पर क्या इससे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं क्या अणुओं की संख्या में कोई कमी आएगी, हम कहेंगे नहीं। चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं कि इसी सिलेंडर में जो गैस है, इस सिलेंडर की गैस को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, इसमें जो गैस है इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या अणुओं की संख्या बढ़ या घट जाएगी, तो हम कहेंगे नहीं, अणुओं की संख्या ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। इसका मतलब यह है कि P का मान कांस्टेंट है, म्यू का मान कांस्टेंट है और R का मान कांस्टेंट है, तो इनका जो अनुपात है ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ये भी हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब P अपॉन म्यू आर का मान अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया था हमारे पास में, P अपॉन म्यू आर का मान आया था हमारे पास में T अपॉन V, ठीक है। अब देखो T का मान हमने कितना माना था, 4 केल्विन, और V का मान कितना माना था, 2 मीटर क्यूब, तो इससे हमारे पास में अनुपात 2 आ गया था। अब मान लो कि मैं ताप को बढ़ा करके 4 की जगह 8 कर दूं, ये 8 केल्विन कर दिया, तो क्या अब आयतन अभी भी 2 मीटर क्यूब ही रहेगा, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर आयतन 2 मीटर क्यूब रहा तो ये जो मान है वो हमारे पास में 2 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ताप चेंज किया तो आयतन भी चेंज होगा। कितना हो जाएगा 2 की जगह बच्चों, 4 हो जाएगा। देख लो 8 में 4 का भाग दो, वापस 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ताप का मान दुगना हुआ तो आयतन का मान भी क्या हो गया, दुगना हो गया। यानी समतापीय प्रक्रम एक ऐसा समदाबीय प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कांस्टेंट दाब पर, यानी दाब का मान कांस्टेंट हो तो निकाय का आयतन ताप के समानुपाती होता है।
निकाय का आयतन ताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि जितने गुना ताप में वृद्धि होगी उतने ही गुना आयतन में वृद्धि होगी। जितने गुना ताप में वृद्धि होगी उतने गुना आयतन में भी वृद्धि होगी। ये तय मान लीजिए आप। ठीक है, यहां से इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए मान लीजिए मैंने एक स्थिरांक ले लिया, ये स्थिरांक हो गया, शॉर्ट में लिख दिया इनटू टी। इस टी को नीचे लेके चले गए तो क्या गया, v अपॉन टी बराबर स्थिरांक। इसका मतलब क्या है, आप कितनी बार भी आयतन और ताप का मान निकालिए, इनका अनुपात हमेशा ही कांस्टेंट आएगा, यानी बराबर आएगा। और इसलिए इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं कि पहली अवस्था में आयतन और ताप का अनुपात v1 अपॉन t1, और किसी और अवस्था में आयतन और ताप का अनुपात हमेशा बराबर आता है और वो इस स्थिरांक के बराबर आएगा। और इस स्थिरांक का मान कितना होगा, तो इस स्थिरांक का मान p अपॉन म्यू आर आएगा। ये अभी सॉरी म्यू आर अपॉन पी आएगा, ये अभी हमने निकाला है भाई। t अपॉन वी का मान, t अपॉन वी का जो मान है वो p अपॉन म्यू आर था, तो v अपॉन टी का जो मान होगा इसका उल्टा हो जाएगा, म्यू आर अपॉन पी। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि समदाबीय प्रक्रम में आयतन और ताप का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। अब समदाबीय प्रक्रम के उदाहरण में लें, जब किसी गैस को गर्म करें और गर्म करते समय उसका दाब कांस्टेंट रखना हो, उसका दाब कांस्टेंट रखना हो, ठीक है, तो उसके आयतन में भी वृद्धि आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने आयतन में वृद्धि नहीं की, अगर आपने आयतन में वृद्धि नहीं की तो दाब कांस्टेंट नहीं रहेगा, दाब कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब इसका उदाहरण हम ले रहे हैं। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन एकदम फ्री है, जैसे इस पे बल लगता है ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अगर इसके अंदर की गैस को गर्म किया जाए, इसके अंदर की गैस को गर्म किया जाए और दाब को कांस्टेंट रखना हो, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे गर्म होगी गैस वैसे वैसे पिस्टन जो है वो पीछे की ओर खिसकता चला जाएगा, पीछे की ओर खिसकता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो दाब है उसका मान हमेशा ही एक एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। और इसीलिए खुले में अगर किसी चीज को गर्म किया जाए, हालांकि गैस को तो खुले में अपन गर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर गर्म करने का प्रयास करें तो जो गैस है वो प्रसारित होने लगेगी। इसी प्रकार से जब हमें किसी चीज को संपीड़ित करना है, किसी भी चीज को संपीड़ित करना है और दाब का मान कांस्टेंट रखना है, तो भी ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, v और t का अनुपात कांस्टेंट रहेगा। तो समदाबीय प्रसार और समतापीय प्रसार में v और t का जो अनुपात है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक बात तो ये तय है। दूसरी बात, अगर मैं p और v के बीच में ग्राफ बनाना चाहूं तो देखो दो ग्राफ हम बनाएंगे यहां पर, एक तो p और t के बीच में हो सकता है और एक p और v के बीच में। अगर आपको प्रसार या संपीड़न को बताना है तो आपको एक चीज आयतन लेनी ही पड़ेगी। यह ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का। इस तरह का क्यों कि भाई आयतन बढ़ने पर भी दाब नहीं बढ़ेगा, तभी तो हम समदाबीय प्रक्रम कहेंगे इसको। और इसकी दिशा इस दिशा में दिखाने का मतलब क्या है कि दाब कांस्टेंट है लेकिन आयतन आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये प्रसार को बता रहा है। तो समदाबीय प्रसार जो होता है वो तब होता है जब आयतन बढ़ेगा, और समतापीय प्रसार कब होगा, सॉरी समदाबीय संपीड़न कब होगा, जब आयतन कम होगा। आयतन अगर कम हो तो समदाबीय संपीड़न कहेंगे, और अगर आयतन बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे, इसे प्रसार। तो देखो प्रसार वाले में तो आयतन को बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है एरो के थ्रू, और संपीड़न वाले में कम होते हुए। लेकिन एक खास बात और है कि हमने अभी क्या कहा, v और t का अनुपात कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट। ऐसा तभी हो सकता है जब v बढ़े तो t भी बढ़े, यानी कि प्रसार में आयतन बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, ठीक है। आयतन बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। और हम सब ये पहले ही कह चुके हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, यानी ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो भी धनात्मक होगा, यानी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर आयतन बढ़ेगा तो कार्य P इंटू dv, ये dv का मान बढ़ा तो कार्य का मान भी बढ़ेगा, यानी कि आंतरिक अगर प्रसार हो रहा है तो जो आंतरिक ऊर्जा है वो भी बढ़ रही है और कार्य भी बढ़ रहा है। अगर आंतरिक ऊर्जा और कार्य दोनों बढ़ेंगे तो इनका योग, जिसको हम क्या कहते हैं, दी गई ऊष्मा की मात्रा, वो भी बढ़ेगी।
यानी कि हम ये कहेंगे कि निकाय को ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। du का मान भी धनात्मक, डेल w का मान भी धनात्मक, दोनों ही धनात्मक आ रहे हैं तो ऊष्मा हमें क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। यानी आप सब जानते हो कि प्रसार में ऊष्मा देनी पड़ती है। अब अगर मान लो संपीड़न हो रहा है तो संपीड़न में क्या होगा? आयतन घटेगा। पहली बात तो आयतन घटेगा तो dv, जिसको हम क्या कहेंगे? v2 माइनस v1। आयतन जब भी घटेगा तो इसका मतलब प्रारंभिक आयतन का मान अगर 10 है तो अंतिम का मान इससे कम होगा, यानी ये कैसा आएगा हमारे पास में? ऋणात्मक। तो जब भी संपीड़न होगा तो आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक आएगा, यानी कार्य का मान भी ऋणात्मक आएगा। आयतन कम होगा तो ताप भी कम होगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा V इज प्रोपोर्शनल टू T। ताप कम होगा तो जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें भी कमी आएगी, और आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो इस परिवर्तन को हम कहेंगे नेगेटिव। यानी कि कार्य भी नेगेटिव और आंतरिक ऊर्जा भी नेगेटिव। कार्य और आंतरिक ऊर्जा दोनों नेगेटिव होंगे तो इन दोनों का जो योग है यानी ऊष्मा, वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी संपीड़न में ऊष्मा मुक्त होती है। तो प्रसार में तो ऊष्मा देनी पड़ेगी हमें और संपीड़न में ऊष्मा हमें प्राप्त होगी। अब नियत दाब पर किए गए कार्य का मान, यानी समदाबीय प्रक्रम में किए गए कार्य का मान निकालना है। तो सूत्र बिल्कुल सिंपल है, W बराबर हम सब जानते हैं P इंटू dV होता है। ठीक है, कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। अब चूंकि दाब का मान कांस्टेंट है बच्चों, तो P को हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या बचेगा हमारे पास में अंदर? V1 से V2, क्या रह गया? ये dV। हम सब जानते हैं dV का समाकलन क्या होता है? dV का समाकलन होता है V। जैसे dt का समाकलन t, dx का समाकलन x, ऐसे dV का समाकलन V। और ये क्या, इसको बता देता हूं कैसे आता है। देखिए, मान लीजिए आपको dx का समाकलन करना है। जब भी किसी चीज का समाकलन करना हो तो उसका एक पद जरूरी होता है। तो जब हम dx का समाकलन कर रहे हैं यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का पद होना जरूरी है। अब x का पद तो यहां है नहीं, तो क्या करें? x की पावर 0 लगा दो, क्योंकि किसी भी राशि की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। अब एक फॉर्मूला होता है x की पावर n का n के सापेक्ष, x की पावर n का x के सापेक्ष अगर हम समाकलन करें तो सूत्र आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहां पर देखो बच्चों, n का मान कितना है? 0 है, तो यहां पर हम n को हटा के क्या लिख देंगे? ये 0 लिख दिया। यहां पर भी हमने n को हटा करके लिख दिया, ऊपर भी 0। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास में? ऊपर x की पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी x हो गया, और नीचे भी क्या आ गया? 1, 0 प्लस 1 यानी 1, तो x अपॉन 1 यानी कि x। तो dx का समाकलन कितना आया? x आया। ठीक इसी प्रकार से dv का समाकलन हमारे पास में क्या आएगा? v आएगा। अब इसमें हमें लिमिट लगानी है तो हम इसमें लिमिट लगा देते हैं। ये आपने पहले भी निकाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं निकाला, नियत दाब का हमने पहले भी निकाला था, ये v1 और ये v2। अब हम क्या करेंगे? एक बार उच्च सीमा रखेंगे, ये P, और एक बार उच्च सीमा रखेंगे तो V के स्थान पर उच्च सीमा रख दी V2 माइनस V1। एक बार उच्च सीमा रख दी और एक बार निम्न सीमा रख दी हमने। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो गया PV2 माइनस PV1, ये W का मान आ गया। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ ये, ठीक है ना। अब हम सब जानते हैं कि जो गैस समीकरण होता है वो होता है PV बराबर म्यू आर टी। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में हम क्या कहेंगे? प्रथम स्थिति में जो P है उसका मान तो P है, लेकिन V का मान V1 है। म्यू इंटू आर और T का मान है T1। और जो द्वितीय स्थिति है उसमें जो P है वो तो समदाबीय प्रक्रम के कारण बदलेगा नहीं, यानी P ही रहेगा, लेकिन V का मान बदल करके V1 की जगह कितना हो जाएगा? V2 बराबर म्यू आर और T का मान बदल करके हो जाएगा T2। तो अब देखो P V1 का मान आ गया हमारे पास में और P V2 का मान आ गया। ये मान इस समीकरण में रख दीजिए, इस समीकरण में हम रख देते हैं। देखो ये रख दिया हमने, W बराबर PV2 की जगह तो हो गया म्यू आर T2 और PV1 की जगह हो गया म्यू आर T1। कितना क्या कॉमन आ गया दोनों में से? म्यू आर कॉमन आ गया, तो T2 माइनस T1। यानी कि आप कार्य का मान इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन इसको पूरे को।
हम सब जानते हैं किसी भी प्रक्रम में किया गया कार्य पी डीवी के बराबर होता है। पी कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर रहेगा हमारे पास में डीवी। डीवी का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास में आएगा वी, और उस वी के स्थान पर ये वी आ गया जिसकी लिमिट है v1 से v2। इस v के स्थान पर एक बार उच्च सीमा v2 रखेंगे और एक बार निम्न सीमा v1 रखेंगे। इसको अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो w बराबर हो जाएगा p v2 माइनस p v1। अब हमारे पास में सूत्र है pv बराबर म्यू आर टी। तो प्रारंभ के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा p की जगह p, v की जगह v1, म्यू आर और t की जगह t1। यानी जो नहीं बदलने वाली राशि है वो तो एज इट इज रहेंगी, और जो बदलने वाली राशि है उनकी जगह हम 2 लिख देंगे। और अंत में जो v है उसका मान हो जाएगा 2 और t मान हो जाएगा t2। p एज इट इज रहेगा, म्यू आर भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि प्रसार करने पर या ना तो अणुओं की संख्या बदल रहे हैं हम और ना ही हम दाब का मान बदल रहे हैं, हम कहीं इसको समदाबीय प्रक्रम रहे। तो इस पहले भाग से pv1 का मान और दूसरे भाग से pv2 का मान समीकरण में रख दीजिए। ये समीकरण में हमने रख दिया म्यू आर t2 और pv दिया म्यू आर t1। तो ये बाहर निकाल लो इन दोनों में से म्यू आर, ये हो जाएगा म्यू आर t2 माइनस t1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, 2 तरह के प्रश्न इस पर आते हैं या 2 प्रश्नों को मिलाकर के एक प्रश्न इस पर आता है। पहली चीज तो ये आती है कि किसी समदाबीय प्रक्रम को परिभाषित करते हुए समदाबीय प्रक्रम में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये परिभाषा है और उसके बाद में इस किए गए कार्य का मान लिखना है। ठीक है, अगर आता है कि समदाबीय प्रक्रम में आयतन का मान दुगुना करने पर ताप में कितना परिवर्तन होगा, तो ये सूत्र, यानी आयतन में परिवर्तन से ताप में परिवर्तन निकालना हो तो ये सूत्र काम में अपने को लेना है। तो ये जो बीच वाला भाग है वो केवल आपकी जानकारी के लिए दिया गया। या मान लो इस तरह का कोई ग्राफ आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये किसको व्यक्त करता है, तो हम कहेंगे समदाबीय प्रसार को और ये समदाबीय संपीड़न को। समदाबीय प्रसार में आयतन का कार्य का मान क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कि समदाबीय प्रसार में कार्य का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो हम यहां इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ये रहा सूत्र हमारे पास में कि प्रसार होगा तो दाब तो कांस्टेंट हो गया, आयतन का मान v2 माइनस v1 में से v2 और v1 में से कौन बड़ा है ये देखना पड़ेगा। जब भी प्रसार होगा तो अंतिम आयतन बड़ा होता है और प्रारंभिक आयतन छोटा होता है, यानी v2 बड़ा और v1 छोटा। बड़े में से छोटा घटाओगे तो धनात्मक संख्या, धनात्मक इंटू धनात्मक बराबर धनात्मक। अगर संपीड़न हुआ तो v1 बड़ा होगा यानी प्रारंभिक आयतन बड़ा होगा और बाद में आयतन कम हो जाएगा, यानी हम क्या कहेंगे कि v1 बड़ा है v2 छोटा है, यानी कि v2 माइनस v1 ऋणात्मक आएगा। और p का मान तो हमेशा धनात्मक होता ही है, तो ऋणात्मक इंटू धनात्मक बराबर ऋणात्मक। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रोसेस पर अगर हम चलें तो जो दूसरा प्रोसेस है वो है जल का उबलना। जब जल को उबाला जाता है तो क्या होता है, देखिए हम सब जानते हैं कि पानी है और पानी को जब आप उबालते हो तो 2 तरीके से आप इसे उबालते हो। पहला तरीका है कि आप इसे खुला छोड़ दो और दूसरा तरीका है कि ढक्कन ढक के फिर उबालो। अगर आप इसे खुला छोड़ दोगे तो पानी की जो ऊपरी परत होती है उस पर हमेशा वायुमंडल के दाब के बराबर ही दाब लगता है और संपूर्ण वायुमंडल द्वारा इस परत पर लगाया गया दाब 1 एटमॉस्फेरिक दाब होता है। यानी जब तक ये उबलेगा तब तक इसका जो ताप है दाब है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको अपन कहते हैं समदाबीय प्रक्रम या समदाबीय प्रसार, या जल का उबलना जो है वो समदाबीय प्रक्रम को बताता है। अब जल के उबलने में क्या होता है बच्चों, जब भी जल को उबाला जाता है उबाल बिंदु पर, उबाल बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, उबाल बिंदु पर जल को दी गई सारी की सारी ऊष्मा जल को वाष्प में रूपांतरित करने के काम आ जाती है। और जब भी किसी वस्तु का ताप, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी वस्तु का ताप बढ़े या ताप घटे तो ऊष्मा का मान डेल क्यू बराबर एम एस डेल टी से ज्ञात करना चाहिए। और अगर ताप का मान नहीं बढ़े, ताप का मान चेंज नहीं हो, तो ऊष्मा का मान m इंटू एल से ज्ञात करना चाहिए। तो जब जल को उबाला जाता है तो उबाल बिंदु पर जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जल जो है वो वाष्प में चेंज होने लगता है, यानी कि दी गई ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा, m इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां डेल क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू एल। डेल यू तो डेल यू है ही,
लेकिन जो डेल डब्ल्यू है उसका मान होता है P इंटू डेल V। तो P इंटू डेल V में ये हो गया P, और डेल V को हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। अब अगर इन सबको एक साथ हम उष्मागतिकी के प्रथम नियम, जिसका सूत्र क्या है, डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W में लिखें, तो हमारे पास में आ जाएगा डेल Q की जगह ml, डेल U की जगह डेल U प्लस डेल W की जगह P V2 माइनस V1। बस इतना सा अंतर है। ठीक है। अब अगर मैं जल के जमने की प्रक्रिया की बात करूं, तो जल के जमने की प्रक्रिया में जल बर्फ में चेंज होता है, और इस स्थिति में भी इसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जमने की प्रक्रिया में जल जो है वो ऊष्मा का त्याग करता है, इसलिए जो डेल क्यू है उसका मान अब भी होता तो m इंटू एल के बराबर है। वाष्पन उबलने की प्रक्रिया में तो ये हो जाएगा एम एल इन एल वी, और जमने की प्रक्रिया में हो जाएगा एम एल एफ, कह सकते हो इसको। ठीक है। तो यहां पर होगा तो अभी भी m इंटू एल, लेकिन जो ऊष्मा है उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। का मान निकालना चाहूं तो डेल क्यू का मान कितना हो जाएगा, माइनस का एम एल, माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक है। डेल यू का मान आ गया। अब बस ये मान आपको क्या करना है, डेल यू तो ऑलरेडी डेल यू ही है, और डब्ल्यू का मान भी हम बता चुके हैं, पी इंटू डेल वी, यानी कि पी इंटू वी टू माइनस V1 ही होगा। ये सारे मान अगर उष्मागतिकी के प्रथम समीकरण में रखे जाएं, तो उष्मागतिकी का प्रथम समीकरण क्या है हमारे पास में बच्चों, प्रथम समीकरण है हमारे पास में डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस पी V2 माइनस V1, और डेल क्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, एम एल आ जाएगा। डेल क्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, एम एल माइनस का। लेकिन एक खास बात और बता रहा हूं मैं, कि पिछले समीकरण में हमने लिखा था एम एल, जब हमने उबलने की प्रक्रिया लिखी थी, डेल यू प्लस पी इंटू V2 माइनस V1। ठीक है। और अब भी हमने ऐसा ही लिखा, लेकिन इस तरफ माइनस लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही राशि प्लस के बराबर भी होगी, वही राशि माइनस के बराबर भी हो सकती है, संभव है क्या, बिल्कुल संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस डेल यू और इस डेल यू में अंतर है। क्या अंतर है, ये वाला डेल यू धनात्मक है और ये वाला डेल यू ऋणात्मक है। इसी प्रकार से इस पी V2 माइनस V1 और इस पी V2 माइनस V1 में भी अंतर है। ये जो ऊपर पी V2 माइनस V1 लिखा गया है जमने की प्रक्रिया का, ये क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये जल के लिए धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जल के लिए, केवल जल के लिए, बाकी के लिए बात नहीं कर। और ये जो है ये राशि उबलने की प्रक्रिया में हमेशा ही धनात्मक होगी। अब मैंने जल के लिए क्यों कहा, क्योंकि जल के मामले में ऐसा होता है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जब जल पानी में कन्वर्ट होता है तो जल जो है, पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होती है, तब बीच में एयर बबल्स भी बन जाते हैं बहुत सारे, और उसकी वजह से क्या होता है, जल के अणु ज्यादा स्थान घेरते हैं, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जल के मामले में जमने की प्रक्रिया में भी आयतन बढ़ता है, और जो वाष्पन की प्रक्रिया है उसमें भी आयतन बढ़ता है। दोनों ही प्रक्रियाओं में आयतन बढ़ता है। जबकि बर्फ से पानी में परिवर्तन जब होता है तब आयतन घटता है। बर्फ से पानी में जब परिवर्तन होता है तब आयतन में कमी आती है, यानी कि ये जो स्थान घेर रहा है उसमें कमी आती है। तो ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से में हम कह सकते हैं केवल जल के लिए। पर एक ये इसमें इन दोनों प्रक्रियाओं में जो डेल यू हमने लिया है, उस डेल यू और डेल क्यू के मान अलग अलग है। जमने की प्रक्रिया में डेल क्यू का मान ऋणात्मक है और उबलने की प्रक्रिया में धनात्मक है। जमने की प्रक्रिया में डेल यू का मान ऋणात्मक है, उबलने की में धनात्मक है। और जल को छोड़ दें और अगर अन्य पदार्थों की बात करें तो उबलने की प्रक्रिया में जो डेल डब्ल्यू होता है उसका मान धनात्मक होता है, जबकि जमने की प्रक्रिया में डेल डब्ल्यू का मान ऋणात्मक होता है, जल के अलावा बाकी और चीजों में। दूसरे प्रकार का जो उसके बाद में फिर हम कल पढ़ेंगे, दूसरे प्रकार का प्रक्रम है समआयतनिक प्रक्रम, जिसमें संपूर्ण प्रक्रम में आयतन का मान कांस्टेंट रहता है। अब जैसे मान लो एक सिलेंडर लिया मैंने और इसके अंदर मैं अगर इस गैस को गर्म करने लगूं, तो ऐसा तो है नहीं भी सिलेंडर जो है उससे गैस बाहर निकल जाएगी,
तो इसका आयतन तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका ताप बढ़ेगा और ताप के बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ेगा। और अगर आपने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो दाब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आंतरिक दाब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये जो भाग है वो फट भी सकता है और ये पदार्थ पर दाब लगा करके इसको 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में विभक्त भी कर सकती है। आपने देखा होगा साइकिल के ट्यूब में, साइकिल के ट्यूब में क्या होता है बच्चों, जब गर्मी के मौसम में हवा भरी जाती है और साइकिल चलती है तो उष्णता के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ताप के कारण अंदर की गैस का प्रसार होने लगता है। वो जो ट्यूब का आवरण है उस पर एक दाब उत्पन्न करती है और उस वजह से जब वो ट्यूब उस दाब को सहन नहीं कर पाता है तो ट्यूब फट जाता है। तो वे प्रक्रम है जिनमें आयतन का मान कांस्टेंट रहता है। अब अगर मैं देखूं तो पी वी बराबर म्यू आर टी, अगर मैं v को कांस्टेंट कर दूं तो t को यहां नीचे ले आओ, p अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर अपॉन v। अब देखो v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और म्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, p और t का अनुपात भी कांस्टेंट रहेगा। यानी प्रारंभिक अवस्था में p और t का अनुपात p1 t1 में p और t का अनुपात p2 t2, ये दोनों बराबर आएंगे। इसका मतलब ये भी है कि दाब को अगर दुगना कर दिया तो ताप भी दुगना हो जाएगा, या उसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर आपने ताप को दुगना कर दिया तो दाब भी दुगना हो जाएगा। मतलब जितने गुना ताप में परिवर्तन किया जाएगा उतने ही गुना दाब में भी होगा, या जितने गुना दाब में परिवर्तन किया जाएगा उतने ही गुना ताप में भी परिवर्तन होगा। यानी दाब बढ़ाकर भी ताप को बढ़ाया जा सकता है और ताप बढ़ाकर भी दाब को बढ़ाया जा सकता है। एक में चेंज करके दूसरे में उतने गुना चेंज किया जा सकता है। दूसरी बात कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं समआयतनिक प्रक्रम का, तो हम कहेंगे इसमें आयतन कांस्टेंट है। देखो जो राशि कांस्टेंट हो ना उसके लंबवत रेखा खींच दो, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये बताता है समआयतनिक ताप वृद्धि को बता रहा है। दाब बढ़ रहा है तो ताप भी बढ़ेगा। एक और खास बात कि अगर इस प्रक्रम में मैं किए गए कार्य का मान निकालना चाहूं जो कि P इंटू डेल वी होता है, तो देखो डेल वी बराबर क्या होता है बच्चों, V2 माइनस V1। लेकिन आयतन में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, इसलिए V1 और V2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर V1 और V2 दोनों बराबर होंगे तो जो डेल वी है उसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0। तो 0 आ जाएगा। यानी कार्य का मान कितना आ जाएगा, 0। यानी समआयतनिक प्रक्रम में किए गए कार्य का मान 0 होता है। तो अब अगर मैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखूं तो प्रथम नियम क्या कहता है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का मान तो 0 आ गया, तो बचा क्या अपने पास में, डेल क्यू बराबर डेल यू। यानी जितनी भी ऊष्मा हम देंगे वो सारी की सारी ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम में आती है। समआयतनिक प्रक्रम में दी गई संपूर्ण ऊष्मा की मात्रा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम में आती है। यानी अगर आपने ताप कम किया तो जितने गुना ताप आप कम करोगे उतने गुना ही आंतरिक ऊर्जा जो है वो भी कम हो जाएगी। सॉरी, जितने गुना ऊष्मा आप कम दोगे उतने गुना आंतरिक ऊर्जा भी कम हो जाएगी। और अगर जितने गुना ऊष्मा आप दोगे उतने गुना आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। एक और खास बात इसमें है कि हमने अभी अभी देखा कि आंतरिक और समआयतनिक प्रक्रम में जो किया गया कार्य उसका मान हमेशा ही 0 होता है। तो अब अगर आपको कोई कह दे कि एक समआयतनिक प्रक्रम में किसी द्रव को गैस में रूपांतरित किया जाता है, मान लो कह दिया, बताइए इस प्रक्रम में कितना कार्य करना पड़ेगा। और उसमें आपको इन्होंने अंक भी दे दिए, गैस का दाब इतना है, आयतन इतना है, ताप ये है। तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आप अंकों को देख करके भ्रमित नहीं हो जाएं, सीधे लिख दे समआयतनिक प्रक्रम में किए गए कार्य का मान हमेशा ही 0 होता है। काम खत्म। ठीक है बच्चों।